हेलो डियर, वेलकम करता हूं। जितने भी मेरे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको स्वागत करता हूं। आज का वीडियो काफ़ी खूबसूरत है, आप लोग देखिएगा। और मैं आज जो है MSN2 जो कि आपका दूसरा सब्जेक्ट होता है, पेपर 2 होता है, ठीक है ना। MSN2 का जो टॉपिक है वो अपना कैटरेक्ट के ऊपर होने वाला है, मोतियाबिंद के ऊपर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में लॉन्ग शॉर्ट दोनों में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग कंप्लीट जो है मोतियाबिंद के बारे में देखेंगे कि आखिर कैटरेक्ट होता क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, किस कारण से जो है मोतियाबिंद होता है, और अगर होता है तो लक्षण क्या दिखते हैं, और इसके क्या जो है निदान होता है। अगर किसी को मोतियाबिंद हो जाए तो क्या करना चाहिए, नर्सिंग देखभाल क्या होता है, इसमें सारा कुछ हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज 12 नंबर की वीडियो MSN2 का हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। 12 नंबर का वीडियो MSN1 का कर दिए हैं, तो आज MSN2 है, ओके। देख लीजिए यहाँ पे सारे चीज़ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले समझिए मोतियाबिंद होता क्या है। तो माय डियर, जो मोतियाबिंद होता है, जैसे हमारा आँख में लेंस होता है, जिस प्रकार से कैमरा में लेंस होता है, और कैमरा का लेंस अगर ख़राब हो जाता है तो उसको रिप्लेस किया जाता है, दूसरा लेंस लगाया जाता है। उसी प्रकार से अगर आँखों में आप जो लेंस लगा है, हर एक आदमी की आँख में लेंस है। बेसिकली लेंस ही जो है देखने का जो है काम करता है, किसी चीज़ को छवि बनाता है, ठीक है ना। तो आँख के लेंस, नेत्र लेंस या नेत्र लेंस जिस आवरण से ढका होता है उसमें या दोनों में आंशिक या पूर्णतः ऑपिसिटी यानी अपारदर्शी होना ही मोतियाबिंद कहलाता है। अपारदर्शी का मतलब होता है कि आंशिक रूप से अगर अपारदर्शी होगा तो हल्का फुल्का दिखेगा, अगर कंप्लीट रूप से अपारदर्शी हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं देखेगा, जो अंधापन का एक रूप है, ठीक है। तो मोतियाबिंद में होता यह है कि जो आँख का लेंस होता है या जो लेंस को कवर करके रखता है कैप्सूल, ठीक है ना, उस दोनों में या किसी एक में, मान गए अगर लेंस में ही हो गया तो भी प्रॉब्लम, अगर उसके कैप्सूल में हो गया तो भी जो है वो आपको देखने नहीं देगा, चीज़ें को क्लियरिटी नहीं करेगा। तो कैप्सूल में या लेंस में, ठीक है ना, दोनों में से किसी में या फिर दोनों में आंशिक या पूर्णतः ऑपिसिटी होना, अपारदर्शी होना मोतियाबिंद कहलाता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब चीज़ें अपारदर्शी होगी, ऑपिसिटी होने लगती है, तो चीज़ें आर पार जो है दिखना मुश्किल हो जाता है, ओके, जिससे दृष्टि बाधित हो जाती है और यह अंधेपन का प्रमुख कारण होता है। मोतियाबिंद जो है अंधेपन का एक प्रमुख कारण है, ठीक है। कैटरैक्ट इज कैटेगराइज बाय ऑपिसिटी ऑफ द लेंस, यानी लेंस का यह जो है ऑपिसिटी होता है, या लेंस का या लेंस कैप्सूल का, ठीक है, आँख के। तो यही अपन जो है क्या होता है, मोतियाबिंद होता है, सीधे बात है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल आँख है, यहाँ पे मोतियाबिंद वाला आँख है। देखिए नॉर्मल आँख में बिल्कुल क्लियर चीज़ें, लेंस आपको बीच वाला एकदम क्लियर दिखेगा, लेकिन इसमें देखिए जो बीच वाला पार्ट है यह कितना धुंधला दिखाई दे रहा है ना, क्लाउडी दिखाई दे रहा है। सेम इसी को यहाँ पे देखिए, ये अपन लेंस वाला पार्ट है, इसमें कितना चीज़ें क्लियर है, ठीक है, सीधा प्रतिबिंब जो है आपके यहाँ पे इमेज बन रहा है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें जो चीज़ें हैं क्लाउडी हो गया है, ठीक है, इसमें क्लाउडी हो गया है। तो क्लाउडी होने से जो रे पड़ रहा है आँख पर, वह तितिर बितिर कर दे रहा है, क्लियर रूप से जो है नहीं प्रतिबिंब बन रहा है, जिसके कारण जो अंधापन होता है, व्यक्ति ठीक ढंग से क्लियर जो है नहीं देख पाता है कैटरैक्ट में। और अगर यह लेंस अगर पूर्ण रूप से अपारदर्शी हो जाता है तो फिर कोई भी किरण आर पार नहीं करता है, छवि नहीं बनता है और उस व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता है। तो बेसिकली यही क्लाउडी लेंस है, ठीक है। और ये नॉर्मल आँख का लेंस है जो बिल्कुल फ्रेश है, जबकि यह गंदापन वाला है, क्लाउडी लेंस है, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे हम आते हैं तो इसका प्रकार होता है भाई, बहुत सारा प्रकार है अपने, ये क्या बोलते हैं जो कैटरैक्ट है। अब कैटरैक्ट बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें जो प्रकार होते हैं, सेलाइन कैटरैक्ट होता है, जिसका मतलब होता है बढ़ती उम्र के कारण मोतियाबिंद। अगर किसी व्यक्ति में उम्र बढ़ने के साथ ये चीज़ें हो रहा है तो उसे हम लोग सेनाइल कैटरैक्ट्स बोलते हैं, यानी बढ़ती उम्र के साथ, ठीक है। ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट का मतलब होता है आँखों में चोट लगने से लेंस में क्षति पहुंचता है, तो उससे मोतियाबिंद होगा तो ट्रॉमेटिक प्रकार के होगा, क्योंकि चोट लगा हुआ है, ओके।
सेकेंडरी या कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट होता है जिसे हम लोग संक्रमण या अन्य रोग के कारण मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी या कॉम्प्लिकेटेड होता है जिसमें संक्रमण या किसी अन्य रोग के कारण आपको मोतियाबिंद होता है आँखों में। ओके, तो ये सेकेंडरी होता है। नेक्स्ट है कॉन्जिनेंटल कैटरेक्ट है, यह जन्मजात मोतियाबिंद होता है जो बच्चे में जन्म से ही रहता है। टॉक्सिक कैटरेक्ट है जो किसी चीज़ के दुष्प्रभाव के कारण, साइड इफेक्ट के कारण अगर मोतियाबिंद होता है तो ये जो है दुष्प्रभावी है। इमेच्योर कैटरेक्ट है यानी मोतियाबिंद अपरिपक्व मोतियाबिंद होता है। ब्राउन कैटरेक्ट है, ब्लू कैटरेक्ट है, कैप्सुलर कैटरेक्ट है। तो ये सब कैटरेक्ट का अपना जो है प्रकार है, याद रखिएगा। अच्छा है, कोई पूछ देगा कि सेनाइल कैटरेक्ट क्या होता है बताओ, तो बढ़ती उम्र के कारण जो मोतियाबिंद होता है वो सेनाइल होता है। ठीक है, ट्रॉमेटिक पूछ देगा तो चोट लगने के कारण। सेकेंडरी या कॉम्प्लिकेटेड पूछ देगा तो संक्रमण या अन्य रोग के कारण जो मोतियाबिंद होगा वो होगा। जन्मजात कॉन्जिनेंटल होता है, टॉक्सिक जो किसी दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट के कारण होता है, समझ गए। बाकी इमेच्योर, ब्राउन, ब्लू और कैप्सुलर इधर दिया गया है। ओके, तो ये हो गया आपका टाइप्स, समझ गए, कैटरेक्ट्स का टाइप। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसका कारण आता है, समझ गए, प्रकार समझ गए। तो अब किसी भी बीमारी का हम पहले कारण ढूंढते हैं कि कौन कौन से इसके कारण हो सकते हैं। ओके, तो जो ऊपर आप लोग प्रकार देखे हैं ना, तो उसमें से बहुत सारे जो है कारण आपको इधर मिल जाएगा। जैसे देखिए, कारण में आपका बढ़ती हुई उम्र यानी 50 वर्ष के बाद जो सेनाइल कैटरेक्ट का एक प्रकार है, तो ये बढ़ती उम्र जो है आपके कारण हो सकता है। आँखों में चोट लगना जिसे ट्रॉमेटिक जो है कैटरेक्ट कहते हैं, तो आँखों में चोट लगना। जन्मजात होगा उसे कॉन्जिनेंटल बोलते हैं, तो ये सब कारण भी होता है। आगे बढ़ते हैं तो आँखों में संक्रमण, समझ गए, जिसे सेकेंडरी हम लोग कहते हैं। रिकरेंट कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, रेटिनाइटिस, ग्लूकोमा, ये सब संक्रमण से भी आँखों को क्षति पहुंचता है लेंस का। ओके, आगे बढ़ते हैं मधुमेह, डायबिटीज मेलाइटिस। आपको बहुत ज़्यादा डायबिटीज मेलाइटिस भी जो है अंधापन का कारण, मोतियाबिंद का कारण बन सकता है। त्वचा एटोपिक डर्मेटाइटिस, त्वचा का प्रदाह, ये भी आपका कारण होता है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं तो आँखों का विकिरण यानी रेडिएशन एक्सपोजर टू आई, आँखों पर विकिरण पड़ना, बहुत समय तक, लंबे समय तक जो है विकिरण वाले क्षेत्र में काम करना, जो आपके आँखों को, लेंस को इफेक्ट कर सकता है। ओके, आगे है कुछ दवाओं का लंबे समय तक सेवन करना जिससे टॉक्सिक होता है, ये साइड इफेक्ट देगा और यह जो है टॉक्सिक प्रकार के कर सकता है। धूप में सूर्य की दिशा में अधिक कार्य करना, लंबे समय तक आप धूप के एक्सपोजर आपको मिल रहा है, सनलाइट का आपके आँखों पर किरण पड़ रहा है, तो यह आपको जो है प्रॉब्लम में डाल सकता है आँखों को। ठीक है, तो ये सब कारण है, कारण आप लोग यहाँ से देख लीजिए, बहुत आम कारण है, जो आप प्रकार देखे हैं ना उसी से रिलेटेड कारण यहाँ है। ठीक है, कि जैसे सेनाइल कैटरेक्ट बढ़ती उम्र के कारण चोट लगना, ट्रॉमेटिक कॉन्जिनेंटल जन्मजात होगा तो कॉन्जिनेंटल होगा। ठीक है, ये सब कारण भी है। संक्रमण कारण हो सकता है तो पढ़ाई दिए, सेकेंडरी या कॉम्प्लिकेटेड। डायबिटीज मेलिटस होगा मधुमेह के कारण, एटोपिक डर्मेटाइटिस होगा त्वचा प्रदाह के कारण, आँखों पर एक्सपोजर पड़ना। ठीक है, कुछ दवाओं का दुष्प्रभाव होता है लंबे समय से लेने से, ठीक है, जैसे स्टेरॉइड दवा प्रेडनिसोन। ओके, आगे है धूप में लंबे समय तक सूर्य के दिशा में काम करना, तो ये सब आपके कारण होते हैं। ठीक है, कारण पता हो गया, बहुत अच्छा से इसको 2 बार पढ़िएगा, दिमाग को स्थिर करके तो याद हो जाएगा। ये सब कोई भारी जो है हार्ड नहीं है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं तो आखिर इसमें लक्षण क्या होगा समझिए। अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है मोतियाबिंद का, जिसको मोतियाबिंद का समस्या घेर रहा है, तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देगा। सबसे पहले ब्लूडेड विजन, जो विजन होगा, जो दृष्टि होगा वह धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, आँख का पुतली सफ़ेद होना, जो आँखों का पुतली होता है बीच वाला, वह आपका धीरे धीरे वाइट होने लगता है। ठीक है, आँख का लेंस अपारदर्शी होना यानी क्लाउडी होना, गंदापन होना, ओपेसिटी होना लेंस का। ठीक है, लेंस क्लियर नहीं होगा। रात्रि के समय प्रकाश में आंखें चौंधना, अब रात में जब लाइट जलाएंगे तो लाइट में आपका आंख जो है क्या होगा, चौंधनाई होगा। ठीक है ना, ग्लेयर करेगा। आँख की पुतलियाँ विस्तारित रहना, डिलेट पपिल इन ऑर्डर टू ट्राई सी मोर, मतलब आँख का जो पुतली है वह विस्तारित होगा और आप जो है ज़्यादा देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अत्यधिक किसी चीज़ पर फोकस करने का प्रयास करते हैं।
वही चीज़ें है, ट्राई टू सी मोर, अधिक देखने का प्रयास करते हैं। आपको लगता है कि हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिखाई देगा, इस टाइप से इसमें होता है। तो बेसिकली यही इसका जो है लक्षण होता है, ठीक है। दृष्टि धुंधला होना, आँख का पुतली सफ़ेद होना, आँख का लेंस अपारदर्शी होना, रात के समय फोटोफोबिया होना, मीन्स लाइट से डर लगना, आँख की पुतली विस्तारित रहना और अधिक देखने का प्रयास करना। तो ये सब कुछ लक्षण है इसके, ओके। अब आगे मैं बढ़ता हूँ तो हर एक बीमारी का कारण पता हो गया, उसमें लक्षण अगर पता हो जाए कि क्या क्या लक्षण है, तो उसको अब हम बढ़ते हैं डायग्नोसिस के तरफ। किसके तरफ बढ़ते हैं? निदान की तरफ, जिसमें हम लोग टेस्ट वगैरह करते हैं डायग्नोसिस में। अब किस बीमारी के किस लिए टेस्ट है, वो बीमारी पर डिपेंड करता है कि आखिर है क्या। तो चूँकि आँख का समस्या है, लेंस का समस्या है, तो इसमें हम आई का एग्जामिन करते हैं, परीक्षण करते हैं, साइट लैंप एग्जामिनेशन करते हैं और ऑप्थेल्मोस्कोप करते हैं, जो आँखों की जांचने की एक मशीन होती है। तो बेसिकली इसमें ब्लड उलड का कोई ऐसा भूमिका होता नहीं है। हाँ, अगर डायबिटीज़ के अगर पेशेंट में डायबिटीज़ है तो फिर डायबिटीज़ है तो उस कंडीशन में डायबिटीज़ भी एक कारण बन सकता है कैटरेक्ट होने का। तो फिर जो है हम लोग ब्लड शुगर का चेक करवा सकते हैं वहाँ पे, ओके, अगर पेशेंट डायबिटीज़ का है तो। बाकी यहाँ पे ये आपके जांच होता है, ओके। तो ये मैं बता दिया। अब इसका आता है भाई कि उपचार क्या पॉसिबल है। अगर किसी को कैटरेक्ट हो जाए, मोतियाबिंद, तो क्या इसका उपचार पॉसिबल है या नहीं है? तो देखिए बिल्कुल इसमें उपचार पॉसिबल है। अगर किसी को कैटरेक्ट हो तो बस इसके एकमात्र उपचार सर्जरी होता है। इसमें लेंस को हटाकर नया लेंस जो है लगाया जाता है और यह सर्जरी 2 प्रकार से की जाती है। अब ऐसा नहीं है कि आप दवाई खा लेंगे, ड्रॉप डाल लेंगे तो आपका जो कैटरेक्ट है, सर्जरी है, वो क्या बोलते हैं, जो आपका मोतियाबिंद है वो दवाई और ड्रॉप से ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको फिर सर्जरी करवाना पड़ता है। लेंस हटाकर एक नए लेंस लगाया जाता है और ये जो है सर्जरी करके ठीक किया जाता है नए लेंस लगाकर, ओके। अब ये जो सर्जरी होता है 2 तरीके से होता है, ठीक है, 2 तरीके से। एक ECCE का मतलब होता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन कहने का मतलब होता है कि इसमें एंटीरियर लेंस कैप्सूल को हटाया जाता है, इसके बाद नया लेंस जो है प्रत्यारोपित किया जाता है। कहने का मतलब है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ लेंस का आगे का भाग, जो एंटीरियर पोर्शन है, उसको हटाया जाता है सर्जरी के द्वारा, ठीक है, और बाकी जो है एक नया लेंस एंटीरियर भाग में शिफ्ट किया जाता है, ओके। दूसरा जो होता है कि इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, ICCE, इसमें होता यह है कि इसमें संपूर्ण लेंस को हटाया जाता है, फिर नया लेंस ट्रांसप्लांट किया जाता है, ओके। अब देखिएगा, आप लोग देखते भी होइएगा कि जिसका आँख में धुंधलापन दिखाई देता है, तो देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड का लेंस आता है जो व्यक्ति चश्मा नहीं पहनना चाहता है, तो देखिएगा लेंस पर वह लगवा लेता है, ठीक है, लेंस पर वह लगवा लेता है और उस पता भी नहीं चलेगा आपको कि ये व्यक्ति के आँख में लेंस लगा है, समझ गए, और वह बिल्कुल नॉर्मल की तरह दिखता है, चश्मा भी उसको पहनने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो बेसिकली वह एक प्रकार से एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट का एक्सट्रैक्शन ही होता है, जिसमें व्यक्ति एंटीरियर लेंस लगाए हुआ रहता है आगे वाले भाग में, ठीक है। तो ये है। अगर इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन की बात करेगा तो I फॉर इंट्रा, C फॉर कैप्सुलर, C फॉर कैटरेक्ट और E फॉर एक्सट्रैक्शन। इसमें होता यह है कि इंट्रा वाला में कंप्लीट रूप से लेंस को हटा दिया जाता है और एक नए लेंस को जो है वहाँ पे लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये अपन हो गया इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट, समझ गए। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जान लेता हूँ, इसको समझना है कि भाई ये 2 प्रकार के सर्जरी तो समझ गए, ECCE, ठीक है, दूसरा था ICCE, समझ गए, एक ये और दूसरा ये था, ओके। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें समझते हैं। बेसिकली मोतियाबिंद का उपचार OPD बेसिस पर ही किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। अब ऐसा नहीं है कि मोतियाबिंद का सर्जरी करवाते हैं तो आपको हॉस्पिटल में 5 दिन का जो है, 4 दिन का जो है, 3 दिन का जो है आपको एडमिट होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मोतियाबिंद का जो प्रोसीजर है यह 2 से 3 घंटे समय लग सकता है और ये आपको OPD बेसिस पर, यानी जाइए और करवाइए और वापस आइए, इस बेसिस पर हो जाता है। लेंस ट्रांसप्लांट के कुछ दिनों तक रोगी को डार्क आई ग्लास पहनने के लिए कहा जाता है, ठीक है। डार्क क्यों पहना जाता है? क्योंकि इससे जो प्रकाश होता है वह भेद नहीं पाता है और व्यक्ति की आंखों पर जो रोशनी का
प्रकाश होता है, ये किरण होता है, वह डायरेक्टली नहीं आ पाता है। ठीक है, तो यह सुरक्षा करता है आँख को, इसलिए डार्क आई ग्लास पहनने के लिए कहा जाता है। रोगी को एंटीबायोटिक आई ड्रॉप प्रोवाइड की जाती है जिसे संक्रमण की रोकथाम की जा सके, जैसे मॉक्सीफ्लोक्सासिन। ठीक है, क्योंकि सर्जरी हुआ रहता है, ट्रांसप्लांट हुआ रहता है, तो संक्रमण पकड़ने का संभावना रहता है, तो एंटीबायोटिक दिया जाता है, प्रोवाइड की जाती है। आगे हम लोग देखते हैं रोगी को स्टेरॉयडल आई ड्रॉप भी प्रदान की जाती है, जैसे प्रेडनिसोन। प्रेडनिसोन क्या करता है, सूजन हो, दर्द हो, ठीक है, लालीपन हो, ये सब को कम करेगा, इसलिए स्टेरॉयडल आई ड्रॉप प्रदान की जाती है। ओके, तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें हैं जो सर्जरी के साथ में ध्यान में रखा जाता है, वो मैं यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब बातें आती है कि भाई सर्जरी हो जाए तो नर्स का क्या जिम्मेदारियाँ बनती है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, उस चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे। इसमें सर्जरी दो प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक ये पूछेगा कि सर्जरी से पहले भाई क्या भूमिका होगा नर्स का, और एक पूछेगा सर्जरी के बाद क्या भूमिका होगा नर्स का, वो बताइए। तो चलिए सर्जरी का जो है हम लोग देखते हैं नर्स की क्या भूमिका होगा इसमें। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे देख सकते हैं सर्जरी से पहले की परिचर्या की भूमिका है, तो चूंकि सर्जरी से पहले सर्जरी अभी पेशेंट को नहीं हुआ है, मीन्स होने का है, तो उस दौरान जो देखभाल होता है बेसिकली पेशेंट को तैयार करना, पेशेंट को मनोवैज्ञानिक सहारा देना, सभी जांच इकट्ठा करना। ठीक है, पेशेंट के मरीज जो अटेंडर है उससे रिटन कंसेंट लेना, मीन्स लिखित सहमति लेना। ओके, और मरीज को तैयार करना, ये सब जो है सारे चीज़ जो है सर्जरी से पहले होता है। तो सर्जरी से पहले जो प्रबंध में होगा कि ऑपरेशन के 48 घंटे पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ड्रॉप आँख में डालने के लिए देनी चाहिए, वह इससे डालने का तरीका समझाना चाहिए। अब होता यह है कि सर्जरी से पहले, ठीक है, आपको 48 घंटे पहले, 2 दिन पहले एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ड्रॉप होता है, ये दिया जाता है डालने के लिए, और डालने के तरीका भी नर्स को समझानी चाहिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन से पहले रोगी को रक्तचाप व मधुमेह स्तर नापना चाहिए। सर्जरी से पहले मरीज ठीक रहे, सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, इसलिए ब्लड प्रेशर और मधुमेह जो है ये लेवल चेक करना ज़रूरी होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, मधुमेह के रोगी को विशेष ध्यान रखना चाहिए। मधुमेह जो रोगी होता है उसको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनको ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेशन होने का संभावना बना रहता है। किसी भी ट्रीटमेंट सर्जरी में जो डायबिटीज़ के पेशेंट है उसको थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ वाला को तुरंत जो है संक्रमण अटैक कर सकता है, समझ गए, और भी कॉम्प्लिकेशन तुरंत जो है उससे आ सकता है। तो सर्जरी से पहले मरीज से लिखित, और भी यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं, मरीज के अटेंडर से लिखित सहमति लेना, सभी जांच इकट्ठा करना, ठीक है, मरीज को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करना। ओके, और मरीज को संपूर्ण जो है तैयारी करवाना, ये सारे पॉइंट आप इसमें लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आगे मैं चलता हूँ तो बातें आती है भाई सर्जरी के बाद नर्सिंग देखभाल क्या होगा। अब एक मरीज को आप सोचिए कि उसका लेंस लगा है, नया लेंस लगा है, सर्जरी के द्वारा लगा है, तो उसे क्या क्या हम सलाह दे सकते हैं एज ए नर्स, क्या मैनेज कर सकते हैं, उस चीज़ को लिख देना है। ठीक है, तो देखिए रोगी को ऑपरेशन के बाद आंख पर लगाए गए कॉटन पैड को 6 से 8 घंटे तक आंख पर लगे रहने के लिए बताना चाहिए। आप लोग देखते होइएगा कि सर्जरी होता है तो आंख पर एक कॉटन पैड जो है लगा दिया जाता है पट्टी टाइप से, जिस आंख में सर्जरी हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली वो कॉटन पैड को 6 से 8 घंटे तक लगे रहने देना चाहिए, मरीज को बोलना चाहिए। दूसरा पॉइंट है रोगी को आंखों पर गहरा चश्मा पहनने के लिए निर्देश करना चाहिए। जो आई कलर का ब्लैक कलर का डार्क ग्लास होता है सर्जरी के बाद, उसे जो है बताना चाहिए कि ये पहनकर आपको रखना है कुछ दिनों तक। ओके, यदि कोई समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करें। अगर सर्जरी के बाद मरीज को कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो तुरंत उसके बारे में डॉक्टर को सूचित करें। नेक्स्ट है आंखों से आने वाला डिस्चार्ज को नियमित रूप से विसंक्रमित यानी साफ कॉटन से साफ करना चाहिए। अब आंख से कोई डिस्चार्ज आए, ठीक है, आंसू वगैरह या कुछ भी आ सकता है, तो नियमित साफ करने के लिए बोलना चाहिए एक अच्छे विसंक्रमित कॉटन से। आगे मैं बढ़ता हूँ
तो डॉक्टर के अनुसार आँखों में नियमित रूप से एंटीबायोटिक एवं अन्य आई ड्रॉप जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए हों वह रोगी को प्रोत्साहित करना चाहिए डालने के लिए। ओके, क्योंकि यह सब सपोर्टिव थेरेपी होता है सर्जरी के बाद, जो छाले वगैरह, दाने वगैरह, लालिमा वगैरह, साथ में संक्रमण वगैरह होने से बचाता है और ये सब दिए जाते हैं। ओके, रोगी को बैलेंस डाइट एवं विटामिन सी से युक्त भोजन लेने के लिए सलाह देना चाहिए। अब ऐसे मरीज जिनको सर्जरी हुआ है, आँख का हुआ है, तो उन्हें संतुलित आहार विटामिन सी के साथ लेने की सलाह देनी चाहिए। आगे है, ऑपरेशन के बाद रोगी को आँख को रगड़ने से मना करना चाहिए, क्योंकि रगड़ने से जो आँख है वो जो लेंस लगा है वह डिसलोकेट हो सकता है। ओके, आँख पर अधिक दबाव डालने से मना करना चाहिए, क्योंकि नए सर्जरी हुआ है, ज़्यादा दबाव डालेंगे समस्या आ जाएगी। ऑपरेशन वाली आँख पर कुछ निश्चित दिनों तक पानी न डालने का निर्देश दे व सिर के नीचे की ओर नहाने के लिए बताए। अब आँख का सर्जरी है तो पेशेंट को हम बताएंगे कि आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इसलिए कुछ दिनों तक इस आँख पर जो है पानी मत डालिए। ओके, तो इस प्रकार से हम जो चीज़ें अच्छी बात हो सकता है वो हम नर्स को, एज ए नर्स एक मरीज को बताएंगे जिसको कैटरेक्ट का सर्जरी हुआ है। उसके बाद अपन आता है क्वेश्चन आपका हो गया समाप्त। रही बात अगर मान गए कोई यहाँ पे कैटरेक्ट होता है किसी को, ठीक है, कैटरेक्ट का अगर सर्जरी कोई करवाता है तो सर्जरी का भाई लाभ है तो नुकसान भी है। तो एज ए नुकसान यानी उसका जटिलता क्या क्या हो सकता है सर्जरी के बाद, तो सबसे पहले पोस्टेरियर कैप्सूल में ओपेसिटी हो सकता है, PCO। सर्जरी के बाद आँखों में जो है पीछे वाला जो कैप्सूल है उसमें अपारदर्शी हो सकता है वो, ठीक है। अगर आप एंटेरियर लगाएंगे तो पीछे वाला जो भाग पुराना वाला है वो ओपेसिटी हो जाएगा, तो इसका एक जटिलता है। इंट्राओकुलर लेंस डिसलोकेशन, जो अंदर आप लेंस लगाए हैं वह अपने जगह से डिसलोकेट हो सकता है, समझ गए। आई में इन्फ्लामेशन जैसे लालिमा, सूजन वगैरह हो सकता है। लाइट सेंसिटिविटी, कहने का मतलब है कि लाइट से सेंसेशन हो सकता है, समस्या हो सकता है देखने में। फोटोफोसिया, ठीक है, परसीव्ड ऑफ फ्लैशेज ऑफ लाइट, आँखों का चौंधा चौंध होना, जो आँखों पर लाइट फ्लैशेज जलता है ना तो आँख जो चौंधिया जाता है, तो वो फोटोप्सिया जो होता है, इससे जो है समस्या जटिलता हो सकता है। मैकुलर एडिमा यानी सेंट्रल ऑफ द सेंट्रल रेडिमा, आँखों में सूजन होना, ठीक है। पिटोसिस यानी ड्रॉपी आईलिड हो सकता है, ओके, पलकों का गिरा होना, समझ गए ना। और ऑकुलर हाइपरटेंशन यानी आँखों में दबाव जो है बढ़ा हुआ महसूस किया जा सकता है। तो ये सब कुछ इसके जटिलता हैं, याद रखिएगा। PCO, लेंस डिसलोकेशन, आई इन्फ्लामेशन, लाइट सेंसिटिविटी, पोटोप्सिया, मैकुलर एडिमा, पिटोसिस, ऑकुलर हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये कुछ जटिलता है सर्जरी कराने के साथ में, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोग जो है सर्जरी करवाते हैं। तो इस प्रकार से अपना अच्छा क्वेश्चन जो कि एक कैटरेक्ट के बारे में था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आपको बताना चाहिए अच्छे से। मैं बढ़िया से बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आप इसको नोट्स ज़रूर बनाएंगे। और नोट्स मोबाइल, देखिए नोट्स बना रहे हैं तो मोबाइल जहां भी नोट्स बना रहे हैं रोक दीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए, फिर चलाइए, फिर आगे बढ़िए। इससे दिमाग में भी चीज़ें बैठेगा और आप नोट्स भी बना लेंगे, तैयार हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।